बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नया डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग वैसे जनरली तो बड़ी आपको पता है एक सिंपल सी टर्म है जिसका मतलब होता है अल्टरनेटिव में से चूज़ करना। यानी आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उनके ऊपर सोचना और फिर उनमें से कोई एक अपने लिए डिसाइड कर लेना, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब जब इसको टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो उसका डेफिनेटली मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में से टेक्नोलॉजी को हायर करना है, एक्वायर करना है, या आपने ख़ुद अपने लिए टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से कह के जनरेट करवानी है, तो उस सूरत में आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ये चूँकि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है डिसीजन, टेक्नोलॉजी को बाहर से मंगवाना या खुद डेवलप करना, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको सोच विचार करना पड़ता है और आपको कुछ टूल्स या फिर टेक्निक्स या फिर दोनों ही जो है वो यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग ओवरऑल अगर हम जनरली बात करें तो क्या होता है कि मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस में से अपने लिए किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना, किसी एक ऑप्शन को फाइनल करना, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। साइकोलॉजी के अंदर डिसीजन मेकिंग कहते हैं जी कोई भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस ये होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो, यानी आपका माइंड इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। तो साइकोलॉजी ये कहती है डिसीजन मेकिंग कोई भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसका रिज़ल्ट कोई एक बिलीफ होता है या कोई एक्शन होता है। अब बिलीफ से क्या मुराद है, आपके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदने गए हैं तो आपके पास 3 मोबाइल फ़ोन के ऑप्शन अवेलेबल हैं डिफरेंट। आपने उनमें से जो एक फ़ाइनल किया है ना, ये आपका बिलीफ है कि ये मोबाइल बाकी दोनों से बेहतर है स्पेसिफिकेशन वाइज, ठीक है। तो डिसीजन, अब ये आपने डिसीजन मेकिंग की है, 3 में से एक को आपने फ़ाइनल किया है, तो ये जो आपका फ़ाइनल किया है ना, ये आपका बिलीफ हो गया कि ये वाला मोबाइल फ़ोन बाकी दोनों से बेहतर है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कोई भी एक थिंकिंग प्रोसेस जिसका रिज़ल्ट एक बिलीफ होता है या फिर एक्शन होता है। अब एक्शन क्या है, आपने वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लिया, ठीक है, अमंग सेवरल अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़, यानी आपके पास 2 और भी तो ऑप्शन थे ना, आपने उन अल्टरनेटिव में से इस एक को चूज़ किया मोबाइल फ़ोन को। तो ओवरऑल देखें उसी जनरल टर्म से ही मिल रही है ये भी डेफिनेशन कि मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना, तो वो जो फाइनल आपके पास चीज़ होगी उसको आप या फिर एक्शन कहेंगे या फिर बिलीव कह देंगे। तो ये है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन। अब कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, उसका जो रिज़ल्ट होता है एंड पे कोई ना कोई एक चॉइस होती है। जैसे अभी 3 मोबाइल फ़ोन आपके पास अवेलेबल थे, तो उनमें से आपने एक को चूज़ किया, तो ये जो आपने एक को फाइनल किया है वो आपकी चॉइस थी। यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे और मे नॉट प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट एक्शन वो होता है कि जो सडनली आप फौरी तौर पर ले लें, जिसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ना हो। तो जो डिसीजन मेकिंग आप करते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेने लगे। अगर तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो उसमें डेफिनेटली आप प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेंगे, यानी फौरी तौर पर आप डिसाइड नहीं कर लेंगे, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार करेंगे। अगर तो कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं है तो उसके लिए फिर आप क्या कि कंसंट्रेशन उसके ऊपर कम कर सकते हैं, ज़्यादा आप जो है प्रॉम्प्ट एक्शन आसानी से ले सकते हैं, यानी अचानक फ़ैसला कर सकते हैं, ज़्यादा उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द डिसीजन मेकर। यानी जो डिसीजन मेकर होता है, जो फैसला कर रहा होता है, उसकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो मल्टीपल ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं उनमें से किस एक ऑप्शन को अपने लिए फ़ाइनल करता है। अब ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि डिसीजन मेकर कैसे फाइनल करेगा कि ये ऑप्शन लेना है या ये लेना है, तो उसके लिए फिर हम आगे चल के टूल्स और टेक्निक्स देखेंगे, वो उनको फॉलो करता है, फिर उसकी बेस पे फाइनल अपना डिसीजन लेता है। फिर आता है नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग क्या है, उसकी नेचर क्या होती है, बेसिकली ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होती है।
और जिसका जो रिज़ल्ट होता है वो कोई एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अब जो काम हो रहे हैं वो मैनुअल तरीके से हो रहा है, आपने उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है और काम को ऑटोमेट करना है। तो अब ये प्रॉब्लम थी ना, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने डिसीजन लेना है। ठीक है, डिसीजन आप लेंगे तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉसिबली सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट होगा, यानी बेहतर रिज़ल्ट होगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसको, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कम या ज़्यादा आप सोचो विचार करते हैं और आपका इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकर का, और उसका एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व होता है, प्लस वो टूल्स एंड टेक्निक्स को भी यूज़ करता है। तो ये सारा कुछ इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो नेचर इसकी यही है कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक होती है, एक्टिविटी होती है, टेक्निक नहीं एक्टिविटी कह लें। फिर इस एक्टिविटी के आगे मल्टीपल टेक्निक्स और टूल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। ये अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है जी। अब डिसीजन मेकिंग के ऊपर ना, डिसीजन मेकर के लिए इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ले लें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट की जाए, लेकिन अब उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो अपने मतलब वो काफ़ी पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो एज्ड हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ यूज़ टू नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी हायर कर भी लें तो वो शायद इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लेट सपोज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें आपको पता है इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं होती, ना वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अभी भी उनकी कोशिश होती है कि पुराने वो रजिस्टर को यूज़ किया जाए और मैनुअल काम चलाया जाए। तो इस सूरत में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फिर अब हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए उसकी डिसीजन मेकिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनमें सबसे पहली क्या है जी, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट फर्स्ट बी इस्टेब्लिश्ड। यानी आपने सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है कि डिसीजन मेकिंग किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। लेट सपोज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो काम है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में होने चाहिए, यानी कॉस्ट उनके ऊपर कम आए और जल्दी हो जाए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो आप मैनुअल तरीके से काम करवाएं या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाएं। अब सॉफ्टवेयर में के थ्रू करवाएंगे तो उसके अपने नुकसान हैं, मैनुअल के कराएंगे तो उसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है कि कौन सा ऑप्शन फिर आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करेगा, फिर उसकी बेस के ऊपर आप जो है डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लासिफाइड एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। यानी आपने डिफ़ाइन कर लेना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, यानी सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद, तो इस तरतीब में आपने करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स की आपने क्लासिफिकेशन करनी है। फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, अल्टरनेटिव एक्शंस मस्ट बी डेवलप्ड। यानी आपने कोई बैकअप भी रखना है, अगर ये वाला डिसीजन आपका फेल हो जाता है, अच्छा डिसीजन आप नहीं कर पाते, तो उसका फिर अल्टरनेटिव भी कोई आपके पास होना चाहिए जिसको आप अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है द अल्टरनेटिव्स मस्ट बी इवेल्युएटेड अगेंस्ट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं ना, आपने जो अल्टरनेटिव देखना है ना वो उन सब के अगेंस्ट देखना है। ऐसा ना हो कि आपका कोई अल्टरनेटिव किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा हो और बाकी को पूरा ही ना कर पा रहा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। सो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग की। अब आगे हैं बेसिक स्टेप्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डिसीजन लेते हुए कौन से स्टेप आपको जहन में रखने चाहिए और फिर इनकी बेस के ऊपर अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है जी, आइडेंटिफाई द डिसीजन टू बी मेड।
जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी अब कि अब डिसीजन करना ही करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर आप एक इंटरनल प्रोसेस को देखते हैं और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ डिसीजन में जो आप लेने लगें। ठीक है, यानी जो डिसीजन आपने लेना है उसमें ना उसके प्रोसेस में आप क्लैरिटी लेकर आते हैं। जब आपको पता चल गया कि अब आपने दो में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही करना है, तो वो जो प्रोसेस है ना जिससे आपने सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा है जी सॉरी गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब डिसीजन मेकिंग करते हुए आप किसी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, किसी पेपर की हेल्प ले सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस बंदे की हेल्प ले सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से मशवरा कर लेते हैं, किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, या फिर अपने नॉलेज को ही आप और अपने ही एक्सपीरियंस को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग से पहले आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेना है, ये इसका दूसरा स्टेप है। तीसरा है जी आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। तो जैसे लास्ट स्लाइड में हमने बात की है कि जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें ये भी ज़हन में रखना है कि अगर खुदा न खास्ता आपका फेल हो जाता है, डिसीजन अच्छा नहीं आता, तो उस केस में फिर क्या है कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए जिस प्लान को आप अप्लाई कर सकें। ठीक है जी। फिर है वे एविडेंस। वे एविडेंस का मतलब ये है कि जो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं ना, उनकी वेटेज करें। वेटेज करने से मुराद ये है कि उनमें से आप डिफ़ाइन करें कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा उससे कम है, कौन सा उससे कम है। मतलब ये कि प्रायोरिटाइज़ करें, जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, जो उसके बाद है फिर उसको सेकंड प्रायोरिटी दें। तो ये होता है वे एविडेंस। फिर आ जाता है चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स। ये जो थर्ड स्टेप में आपने अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए थे, अब इनमें से आपने कोई ना कोई एक फाइनल कर लेना है जो आपको बेस्ट सूट लगेगा, बेस्ट सूटेड होगा आपको। ठीक है जी। इसके बाद है टेक एक्शन, आप एक्शन लेंगे। और फिर है रिव्यू डिसीजन, यानी जो आपने डिसीजन लिया है उसको रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे क्या वो स्टेप 1 के साथ मैच करता है। ठीक है, अगर मैच करता है तो ठीक है, इसको आगे लेके चलें, अदरवाइज़ उसको फिर जो है रिवाइज़ कर लें, फिर दोबारा से ये सारे स्टेप रिपीट करें। तो ये होते हैं इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के कुछ 6-7 स्टेप। अब आ जाते हैं जी मैनेजमेंट साइंस, थोड़ी सी पढ़ लें। ये हमने पढ़ा भी था वैसे मेरे ख्याल में पहले लेक्चर में। मैनेजमेंट साइंस क्या होती है जी? एक ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनर है या मल्टी डिसिप्लिन है, जिसका बेसिक पर्पज़ ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजन मेकिंग करना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दोबारा सुन लें, मैनेजमेंट साइंस का मकसद ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजन मेकिंग करना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब ये जो मैनेजमेंट साइंस है ना, इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है, बिजनेस इन्वॉल्व होता है, इंजीनियरिंग होती है, कंसल्टिंग होती है, आईटी होती है, और बहुत से होते हैं, बिहेवियर होता है, साइकोलॉजी होती है। अब जब मैनेजमेंट आपने करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बंदा करेगा डेफिनेटली उसको इकोनॉमिक्स का भी पता होना चाहिए, उसको बिज़नेस का भी पता होना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए, यानी वो ऑल इन वन होना चाहिए बंदा। सो मैनेजमेंट साइंस को पढ़ने का यहाँ पे मकसद ये है कि डिसीजन मेकिंग हम समझ सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट साइंस इटसेल्फ क्या होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिसीजन मेकिंग करना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो इन शॉर्ट मैनेजमेंट साइंस का मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करें उनके गोल्स अचीव करने में मल्टीपल साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए। सो अब ये हैं वो साइंटिफिक मेथड जिन्हें कहते हैं, या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं तादाद में। डिसीजन मेकर के पास ऑप्शन है इनमें से जो उसको बेस्ट लगे, जो इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा हो, उसको वो यूज़ करके तो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इनमें से सबसे पहला है जी डिसीजन मैट्रिक्स। अब डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है? इसके अंदर सारे ऑप्शंस आप लिस्ट डाउन करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, इनमें से जो उस टेबल का जो पहला कॉलम होता है ना, वो सारे फैक्टर्स उसमें लिखे जाते हैं जो डिसीजन के ऊपर इफ़ेक्ट हो, डिसीजन को जो अफेक्ट कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, इस मैट्रिक्स का जो टेबल बनाया जाता है ना, उसका पहले कॉलम के अंदर आप वो सारे फैक्टर्स लिखते हैं जो कि डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इसी तरह रो होता है,
उसके अंदर आप फैक्टर का स्कोर लिखते हैं कि ये पहला फैक्टर था, इसका इतना स्कोर है, दूसरा फैक्टर है, इसका इतना है, तीसरा इतना है। फिर इसी तरह जो फाइनल होता है ना, एंड पे फिर आप फाइनल स्कोर लिख लेते हैं और वहाँ से फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो इसको मैट्रिक्स को ओवरऑल बनाने का मकसद ये है कि सारे ऑप्शन आपके पास सामने आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। फिर आप उनकी मार्किंग भी कर लेंगे, तो उनमें से फाइनल जिसका स्कोर ज़्यादा होगा फिर आप उसको अपने लिए चूज़ कर लेंगे, फिर वो आप डिसाइड कर लेंगे। तो ये पहला टूल है डिसीजन मेकिंग का। फिर आगे होता है जी इसी तरह टी चार्ट। अब ये जितने भी आगे आएंगे टूल्स एंड टेक्निक, सबका पर्पज़ एक ही है, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करना। दूसरा क्या है जी, टी चार्ट। अब टी चार्ट के अंदर प्लस और माइनस के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस से मुराद ये है कि किसी भी टेक्नोलॉजी लेट सपोज आपने हायर करनी है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव को प्लस कहते हैं, नेगेटिव को माइनस। तो ये टी चार्ट आपके सामने टी की फॉर्म में अवेलेबल होता है। दरमियान में एक लाइन होती है, राइट साइड पे इसके पॉजिटिव लिख देते हैं और जो लेफ़्ट साइड होती है इसके माइनस लिख देते हैं। दरमियान में टी की जो लाइन होती है उसके ऊपर उस टेक्नोलॉजी का नाम लिख दिया जाता है, या उसके फिर फैक्टर 1 बाय 1 लिखे जाते हैं। राइट पे प्लस लिखते जाएँ, लेफ़्ट पे माइनस लिखते जाएँ और एंड पे फिर काउंट कर लें, प्लस ज़्यादा है कि माइनस ज़्यादा है, फिर उसकी बेस के ऊपर आप आसानी से डिसीजन ले लें। सो ये दूसरा टूल है। नेक्स्ट है इसी तरह जी डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बेसिकली एक ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें हम हर ऑप्शन को देखते हैं और हर ऑप्शन की जो है आउटकम को देखते हैं। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी है तो उसकी बेस के ऊपर एक एनालिसिस होता है। हम ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर सारे ऑप्शंस को लिखते हैं और फिर उन सारे ऑप्शंस की पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ड्रा करते हैं। फिर उसकी बेस के ऊपर हम अपना जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। फिर इसी तरह है नेक्स्ट ऑप्शन मल्टी वोटिंग का। तो आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें जो है लोगों से डायरेक्ट राय ली जाती है, जो एक्सपर्ट्स हैं वोटिंग करवाई जाती है। ये थोड़ा सा लेस पॉपुलर है, लेकिन जो डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उनमें फिर हम मल्टी वोटिंग का जो है ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर आगे है परीतो एनालिसिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको हम 80-20 एनालिसिस भी कहते हैं। जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन आपने करने हो ना, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने हो, फिर वहाँ पे आप परीतो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस हमें ये बताता है बेसिकली कि कौन सा काम पहले नंबर पे करना चाहिए और फिर जो उससे कम इम्पोर्टेंट काम है वो फिर दूसरे नंबर पे करना चाहिए, फिर उससे कम तीसरे नंबर पे, एंड अप टू सो ऑन। जब आपने प्रायोरिटाइजेशन करनी है अपने कामों की और उनका डिसीजन करना है, तो उस सूरत में आप करेंगे जी परीतो एनालिसिस, या फिर इसको 80-20 एनालिसिस भी कहते हैं। सो ये थे जी टूल्स एंड टेक्निक्स। वैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे तो ये हमने डिस्कस किया। अब ये जी इससे थोड़ा सा डिफरेंट, ये डिसीजन मेकिंग हमारा पीछे ख़त्म हो गया। अब ये थोड़ा सा है आगे सिस्टम बेस्ड स्टडी। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यूजली आप वर्ड जनरली यूज़ करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, ठीक। एक तो सिस्टम होता है ना, आप कंप्यूटर को कह देते हैं ये हमारा सिस्टम है, P1 है, P2। एक सिस्टम हम ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लोग कह देते हैं जी हमारे हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे थानों का सिस्टम ठीक नहीं है। तो सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं जिनका आपस में रिलेशन होता है, या आप कह लें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स या एक्टिविटीज़ इकट्ठे काम करते हैं और फिर इन सब का गोल जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसकी कुछ इनपुट होती हैं, इसका कोई प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म होता है और फिर इसकी आउटपुट होती हैं। सिस्टम का जो ओवरऑल गोल होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ाना या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना होता है। तो ओवरऑल अगर हम सिस्टम की बात करें तो यही होता है, सेट ऑफ एलिमेंट या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है और इन सब एलिमेंट्स का काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ठीक है। अब ये है जी टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम में सबसे पहले होता है जी सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम के अंदर वो सिस्टम होता है ये जिसके अंदर बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं और उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो समझना बड़ा आसान होता है। लेट्स सपोज एक छोटा सा हॉस्पिटल है
जिसके अंदर 2 से 3 डॉक्टर हैं और रोज़ाना कोई 20-30 एम्प्लॉयज़ आते हैं, और उनका सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। वो आके पर्ची लेते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर डॉक्टर उनको ट्रीट करता है, फिर वो मेडिसिन लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये सिंपल सा सिस्टम है ना। फिर इसी तरह एक सिस्टम की टाइप है कम्प्लेक्स सिस्टम। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। यानी सबसे पहले ये एलिमेंट होता है जी, पेशेंट घर बैठ के बुकिंग करवाए, फिर हॉस्पिटल आए, यहाँ से पर्ची ले, फिर फीस पे करे, फिर वेटिंग में जाए। तो इस तरह का बड़ा कम्प्लेक्स सा सिस्टम जिसके अंदर मैनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सिस्टम। फिर एक सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिस सिस्टम की इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है। यानी आप ये समझ लें कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा सिस्टम जो डायरेक्ट कस्टमर्स को डील करता है ना, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं डायरेक्टली कस्टमर को डील नहीं करती, कई होती हैं डायरेक्टली डील करती हैं, जैसे बैंक वगैरह, ये डायरेक्टली कस्टमर को डील करते हैं, तो ये ओपन सिस्टम होगा। अब क्लोज सिस्टम इसके उल्ट होगा, जो डायरेक्टली कस्टमर को डील नहीं करते। वो ऑर्गेनाइज, आपने बिजनेस की एक टाइप सुनी हुई है ना, B2B बिजनेस, जिसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। यानी मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं लोगों को नहीं बेच रहा, मैं आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन फिर कहीं आगे कस्टमर को बेच रही है। तो ये होता है क्लोज सिस्टम। फिर इसी तरह एक टाइप है स्टेबल सिस्टम। इसमें ये होता है कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो ना, तो सिस्टम के ऊपर भी बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आता है। यानी अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए ना, तो जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं स्टेबल सिस्टम। फिर होता है डायनामिक सिस्टम। इसमें अगर ये कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो उस केस में जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये स्टेबल सिस्टम के उल्ट होता है। सो ये थी जी टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये आपको कंप्यूटर की ही जो इनपुट आउटपुट डायग्राम, IO डायग्राम, वो लग रही है। लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक चीज़ और होती है कि जो आउटपुट की फीडबैक है ना, वो दोबारा इनपुट को दे दी जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का आप समझ लें एक वर्क फ्लो है कि इनपुट आई, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग से आउटपुट जनरेट हुई। ये जो आउटपुट है ना, ये दोबारा सिस्टम को दे दी जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली ये होता क्या है, ये इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं या एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि इनपुट लेते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर डाटा या जो है आउटपुट वो जनरेट करते हैं, और इसी आउटपुट को जो है वो दोबारा इनपुट के तौर पर दे दिया जाता है। तो इस ओवरऑल मैकेनिज़्म को हम क्या कह देते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसकी डिटेल दी हुई है जी, इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा, वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहला कंपोनेंट क्या है जी, रिसोर्सेज ऑफ पीपल, यानी जो इसको लोग यूज़ करेंगे, एंड यूज़र। इसी तरह IS स्पेशलिस्ट जो उस सिस्टम को चलाएंगे। फिर सिस्टम एनालिस्ट होता है। सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, जो ओवरऑल एनालिसिस करता है डाटा वगैरह का। फिर प्रोग्रामर्स होते हैं, फिर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो ये सारे रिसोर्स ऑफ पीपल होते हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिर है हार्डवेयर, तो आपको इसका पता है, फिजिकल कंपोनेंट जो होता है। इसी तरह फिर सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी प्रोग्राम होता है या प्रोसीजर। फिर डाटा होता है जो हम फीड करते हैं और जिसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग वगैरह होती है। फिर आगे क्या है जी, नेटवर्क, तो इसमें कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व होती है। सो ये है जी कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये थोड़ा सा उससे हट के सिंपल से ही बस डेफिनेशन आपकी कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड थी, तो ये हमने डिस्कस किए हैं। तो ये था जी सिंपल सा चैप्टर डिसीजन मेकिंग का। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आइए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।